Good morning, children. This is class 8th, chapter number 4, part 2. हमने देखिए रत्ना सागर जो मिल्खा सिंह से क्वेश्चंस पुटअप कर रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, तो 2 क्वेश्चंस वो पूछ चुकी थी। ये थर्ड हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम थर्ड क्वेश्चन जो मिल्खा सिंह से रत्ना सागर करेंगी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या पूछती है रत्ना सागर। Today, many children of our country want to make a career in sports. However, their parents insist they make education their priority. What do you feel about this? तो क्वेश्चन क्या है इनका कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली स्पोर्ट्स में बहुत सारे बच्चे तो होते हैं, वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाने के लिए इंसिस्ट करते हैं कि पहले पढ़ाई कर लें। तो इस पर मिल्खा सिंह क्या कहते हैं, देखिए। पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर चिल्ड्रंस शो prospects, so they discourage them from spending too much time on sports. आई अंडरस्टैंड देयर कंसर्न, मतलब वो कहते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स उनको चिंता होती है, कंसर्न मीन्स वरी, उनको चिंता होती है अपने चिल्ड्रंस के जॉब के लिए, लेकिन इसीलिए वो ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स में बिताने के लिए उनको डिस्करेज कर देते हैं। लेकिन मैं समझता भी हूँ उनकी कंसर्न को, बट दैट इज़ वाई आई फील दैट द गवर्नमेंट कैन हेल्प द सच चिल्ड्रन, इट कैन प्रोवाइड अ जॉब टू अ स्पोर्ट पर्सन बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स। तो मैं फील करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए ऐसे बच्चों की। और इट किसके लिए है यहाँ पे, गवर्नमेंट के लिए। कौन से बच्चे, जो कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इट कैन प्रोवाइड ए जॉब एज ए स्पोर्ट पर्सन, अब वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक जॉब स्पोर्ट पर्सन के रूप में, और किसके बेस पर, ऑन देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स, उनके अचीवमेंट लेवल के अकॉर्डिंग उनको जॉब देनी चाहिए। स्पोर्ट पर्सन प्लेइंग एट द नेशनल लेवल फॉर एग्जाम्पल कैन बी ऑफर्ड अ सर्टेन पोस्ट एंड वन रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एट इंटरनेशनल इवेंट्स कैन बी गिवन अ कंपैरेटिवली सीनियर पोस्ट। क्या कह रहे हैं कि स्पोर्ट पर्सन जो कि नेशनल लेवल पर खेलता है तो उसको इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करते हुए उसको एक पोस्ट देनी चाहिए, सीनियर पोस्ट देनी चाहिए। दिस इज़ वाई दिस वे एन अकम्प्लिश्ड स्पोर्ट पर्सन वुड हैव ए वेल पेइंग जॉब एज वेल। तो इस तरीके से क्या होगा कि स्पोर्ट पर्सन अपना जो हॉबी है स्पोर्ट्स में वो भी पूरी कर लेगा और उसको एक जॉब भी मिल जाएगी। यस, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कहता है क्या है कि कुड यू टेल अस अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स इन योर करियर। तो क्या आप हमें अपने इमोशनल मोमेंट्स बताएंगे आपके करियर में। तो वो कहते हैं कि ठीक है। मिल्खा सिंह, सम एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ हैव लेफ्ट मी इमोशनली ओवरवेल्म्ड। आई हैव आइदर वेप्ट इन पेन और क्राइड फॉर जॉय। मेरी लाइफ के बहुत कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिन्हें मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो गया था। जैसे कि कभी कभी में मुझे रोना भी पड़ा पेन में, तो कभी कभी मैं जॉय में चिल्लाया भी, मतलब खुशी में चिल्लाया भी। द फर्स्ट टाइम आई क्राइड बिटरली वॉज वेन आई केम टू दिल्ली फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेट ऑल अलोन एट द रेलवे स्टेशन। पहली बार जब मैं रोया था तो क्यों रोया था, जब मैं पाकिस्तान से दिल्ली आया था और अकेले रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। आई हैड नो आइडिया वेयर लाइफ वुड टेक मी एज आई वॉज स्केर्ड। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ मुझे कहाँ लेकर जाएगी, मैं बहुत डरा हुआ था। द सेकेंड टाइम आई ब्रोक डाउन वॉज व्हेन आई मिस्ड द गोल्ड मेडल एट द रोम ओलंपिक गेम्स इन 1960। और सेकेंड टाइम में मुझे ब्रोक डाउन, रोना, फुट कर रोना। तो मैं रोया था जब मैंने 1960 में जब रोम ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें मैंने गोल्ड मेडल को मिस कर दिया था। सेकेंड टाइम में तब रोया था, तब मेरा एक करियर का जो इमोशनली मोमेंट था ये। आई ऑल्सो क्राइड व्हेन आई सॉ द बायोपिक भाग मिल्खा भाग। मैं तब भी रोया था जब मैंने अपनी बायोपिक देखी थी भाग मिल्खा भाग। अब बायोपिक क्या होती है, एक ऐसा फिल्म जो किसी रियल पर्सनालिटी के बेस पर बनी हुई हो। अब मिल्खा सिंह एक रियल पर्सनालिटी थे, अभी उनकी डेथ हो चुकी है।
हाल ही में अभी उनकी डेथ हुई है, तो उन पर उन्होंने एक बायोपिक बनाई थी, भाग मिल्खा भाग। तो वो जब देखा उन्होंने तो वो उस टाइम रोने लगे। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि मेरे पूरी लाइफ को बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने क्रिएट किया है, फिल्माया गया है, और उनके जो स्ट्रगल्स हुए थे, हार्डशिप्स हुई थी, वो सब उन्होंने देखा, तो उन्हें याद आ गया कि मैंने कितना हार्डशिप फेस किया है लाइफ में। तो वो सब देखकर उनको रोना आ गया। हाँ, वन ऑफ माई हैप्पीएस्ट मेमोरीज इज़ ऑफ द डे आई वन द गोल्ड मेडल फॉर द 400 मीटर रेस एट द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958। और सबसे ज़्यादा जो मेरा एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की रेस जीती थी और गोल्ड मेडल मुझे मिला था। Tears of joy rolled down my cheeks almost involuntarily when I saw the tricolor go up and heard the band play the Indian national anthem as thousands of spectators stood up in respect. अब आपको पता है जब किसी भी कोई भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ठीक है, तो उन गेम्स में क्या होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में जब अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, तो अगर किसी भी कंट्री का कोई अगर कॉम्पिटिटर कोई जीतता है तो उसको जब गोल्ड मेडल मिलता है तो उसी कंट्री का नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। आपने अगर भाग मिल्खा भाग देखी हो, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने दंगल देखी हो तो लास्ट में जब वो बबीता फोगाट जब जीतती है तो इंडिया का नेशनल एंथम प्ले होता है, तो वो उसके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि उस प्लेयर के लिए बहुत प्राउड फील होता है कि हमने हमारी कंट्री को इतना ऑनर दिलाया। तो उस टाइम पे वो खुशी के आंसू उसके जब मिल्खा सिंह के खुशी के आंसू उसके निकल गए जब उसने देखा कि तिरंगा लहराया जा रहा था और नेशनल एंथम प्ले हो रहा था, और बहुत थाउजेंड्स लोग जो थे, हज़ारों लोग उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए थे। Another moment when I couldn't contain my tears was when Pakistan's General Ayub Khan bestowed the title The Flying Sikh on me after my performance at the Asian Games। और मेरा जो हैप्पीएस्ट मोमेंट्स जो था जब मैं अपने टीयर्स को कंटेन मतलब रोक नहीं पाया था मैं, जब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने मुझे एक टाइटल दिया था द फ्लाइंग सिख। कब दिया था? आफ्टर माई परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स। एशियन गेम्स में जब मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी तो मुझे पाकिस्तान के जनरल ने मुझे फ्लाइंग सिख के नाम का एक टाइटल दिया था। तब भी मेरे लिए बहुत खुशी की, बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्पोर्ट पर्सनस करियर हैज़ इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस, व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू द चैलेंजिंग फेजेस ऑफ योर करियर। एक स्पोर्ट्स पर्सन के करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। आपको व्हाट केप्ट यू, किस चीज़ ने आपको कंटिन्यू रखा, चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करते रहे और चैलेंज को जीतते रहे, वन करते रहे। तो आपकी इस लाइफ में ऐसी क्या चीज़ थी जिसने कि आपको कंटिन्यू मोटिवेट करती रही? कौन सी ऐसी चीज़ थी? तो देयर वर मेनी ओकेजन्स व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कुड नॉट डू दिस एनी मोर। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स, ऐसे अवसर आए जब मैंने अपने आप से कहा कि मैं नहीं कर सकता, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। आई वॉन्टेड टू गिव अप रनिंग। मैं रनिंग गिव अप करना चाहता था, लेकिन मतलब मैं अपनी भी लाइफ में होता है ना ऐसा बहुत ज़्यादा कि हम रनिंग मतलब अपने किसी भी चीज़ को हम जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, हार्डशिप्स होती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, और अगर हम उस टाइम पे गिव अप कर दें तो हम सक्सेस को गेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उस टाइम गिव अप नहीं करें और कंटिन्यूटी में रखें अपने उस गोल को, तो हमें एक दिन सक्सेस मिल ही जाती है। तो ऐसा ही मिल्खा सिंह के साथ भी हुआ। द ट्रेनिंग वॉज सो राइगोरियस। अब ट्रेनिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी, ठीक है, एंड डिमांडिंग दैट एंड एट टाइम्स आई वुड वॉमिट और हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड ऑक्सीजन्स। अब कभी कभी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता था और मुझे ऑक्सीजन लगाई जाती थी, क्योंकि सांस भर जाता है रन करते करते तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो मुझे ऐसा हो जाता था। तो व्हाट केप्ट मी गोइंग थ्रू दोज हार्ड टाइम्स वर डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड विल पावर। और डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और विल पावर, ये तीन ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने मुझे कंटिन्यू रखा कि चैलेंजेस, मुझे अपने गोल को आगे बढ़ाना है, मुझे सक्सेस मिलनी है और इंडिया के लिए कुछ करना है। तो उसकी जो ये विल पावर थी, और विल पावर के साथ साथ हार्ड वर्क भी था और डिसिप्लिन भी था। डिसिप्लिन क्या? डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सक्सेस को
किसी भी सक्सेस को गेन करने के लिए हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत हार्ड वर्क के साथ साथ हमारे लाइफ में डिसिप्लिन भी होना ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों के थ्रू मैं अपने करियर में जो मुकाम मुझे मिला है वो मैं गेन कर सका। I would fall to the ground in exhaustion, but my coach would say, once more lap, Milkha. I would pull myself up and run again. मेरे जो कोच थे, मैं अगर कभी थकान से कभी मैं ग्राउंड पर गिर जाता था तो मेरे जो कोच थे वो कहते थे, वन मोर लैप मिल्खा, एक बार और। तो मैं ये सुनता और अपने आप को पुल माई सेल्फ, मैं अपने आप को उठाता और फिर से दौड़ने लगता। तो ये मेरी लाइफ का करियर था। करियर में जो भी फेजेस थे, चैलेंजिंग थे, ये सब थे। यू आर एन इंस्पिरेशन ऑफ मैनी पीपल, व्हाट इज़ द मोटो दैट यू वुड लाइक पीपल टू अडॉप्ट? मोटो मीन्स होता है लक्ष्य। तो आप सभी लोग, बहुत सारे लोगों के एक इंस्पिरेशन हो, प्रेरणा हो, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि क्या मोटो आपकी लाइफ में होना चाहिए? द मोटो आई हैव lived by and would like others to adopt is simple. Remember that you can achieve anything in your area of work if you remain disciplined, work hard and have a strong will to achieve your goal. वही बात आ गई, यहाँ हमने पढ़ा था कि सक्सेस को पाने के लिए हमें ये कहना चाहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने एरिया में आपको क्या करना पड़ेगा? इफ़ यू रिमेन, अगर आप रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, वर्क हार्ड करेंगे और स्ट्रॉन्ग विल रहेगी, तो आप कुछ भी हासिल ज़िंदगी में कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स लाइक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एंड लाला लाजपत राय फॉट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो इंडिया के फ्रीडम के लिए लड़े। देवर पीपल विद डिसिप्लिन एंड इमेंस विल पावर। ये वो लोग हैं जिनकी जो डिसिप्लिन में थे और इमेंस पावर, बहुत ज़्यादा विल पावर थी उनकी, सीरियस कि हाँ हमें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। देयर हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन ऑन इंडिया इट्स फ्रीडम। उनका जो हार्डवर्क रहा और डिटर्मिनेशन रहा, पक्का इरादा रहा, उसने इंडिया को फ्रीडम दिलाई। Similarly, the soldiers who guard India's borders, they are disciplined and strong-willed. ऐसे ही सोल्जर्स जो होते हैं जो इंडिया की बॉर्डर को गार्ड करते हैं, वो भी डिसिप्लिन होते हैं और उनकी स्ट्रॉन्ग विल्ड होती है। ऑफन दे हैव टू वर्क अंडर वेरी डिमांडिंग सिचुएशंस। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सिचुएशंस उनके आ जाती है कि उनको रहना पड़ता है। कहाँ, जैसे कोल्ड रीजन में लगा दिया, ठंड है लेकिन उनको बर्फ़ में भी गार्ड करना है तो करना है, तो वो डिमांडिंग सिचुएशन में भी वो काम करते हैं। आई रिस्पेक्ट देयर करेज, हार्ड वर्क एंड स्पिरिट्स ऑफ सर्विस। मैं उनकी हार्ड वर्क की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बिसाइड दैम आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्पोर्ट पर्सन। इनके अलावा मैं एक स्पोर्ट पर्सनस की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सोल्जर्स एंड स्पोर्ट पर्सन गिव एवरीथिंग दे हैव टू मेक देयर कंट्री प्राउड। और सोल्जर्स होते हैं और स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो हर वो चीज़ करते हैं जिससे कि उनकी कंट्री को प्राउड फील हो। लास्ट क्वेश्चन है मिल्खा सिंह से कि डू यू विश टू टेल एनीथिंग टू द चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी कंट्री के चिल्ड्रन से? जैसे कि आपसे, आप भी चिल्ड्रन हैं तो आपसे क्या कहना चाहेंगे? मीन्स टू से मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी कि आप लोग भी चिल्ड्रन हैं और आने वाले फ्यूचर हैं इस इंडिया के, तो उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है मिल्खा सिंह का, वो हम पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू टेल दैम दैट द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री रेस्ट ऑन देयर शोल्डर्स। मैं कहना चाहता हूँ उनसे, क्योंकि उनकी जो फ्यूचर है, कंट्री का जो फ्यूचर है, उनके कंधों पर है। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर बेस्ट इन देयर फील्ड ऑफ वर्क एंड कैरी ऑन द रिच लिजेसी लेफ्ट बाय देयर एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज हैं, लिजेसी जो हमें हमारे लिए वो छोड़ गए हैं, जो भी हमें देकर गए हैं उसको आगे बढ़ाना, कैरी ऑन करना। जो भी हमें देकर गए हैं उसे हम कैरी ऑन करें, आगे बढ़ाएं, प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाएं इंडिया की। तो इन सबको कहना चाहता हूँ मैं कि आपको, आपके शोल्डर पर जिम्मेदारी है तो उसको ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाइए और अपने वर्क में बेस्ट करिए। और जो एंसेस्टर्स जो आपको लिजेसी देकर गए हैं, जो आपके पीछे छोड़ कर गए हैं, उसको आप आगे बढ़ाइए। चैप्टर फिनिश। आपका ये चैप्टर 4 फिनिश हो चुका है। Thank you so much.